Um, I would like to share my PPT first, and then Yes, ma'am. we'll see whether everybody is able to see it or not. I hope the PPT is visible Yes, ma'am. to all. Okay. So very good afternoon to all of you. So this afternoon, the topic for us is gender sensitiveness in disaster laws in India. So gender sensitiveness as such is a very important facet of our life. But what matters is that it should become a part of our law and policy. So once it is there at the law and policy level and it is implemented well, then the things become very easy. So that is the reason why we would try to understand what is this gender sensitiveness in disaster management, and then whether it is there in law and policy or not, or how it is to be managed when it comes to law and policy. So, ma'am, I just wanted to ask, it would be fine if I go ahead in English only, or it has to be Ma'am, we will use English and Hindi both. both? Okay. Yeah. So here we need to see four things. What is the scenario? इस समय आजकल चल क्या रहा है? आपके issues क्या है? Important issues. Then what are the implications of discrimination? क्या ये सही में ground पे act कर रहा है? क्या हम सही में discriminate करते हैं? और करते हैं तो उसके impacts क्या होते हैं? Then what are the different facets of this issue? तब अगर आपको इसको मैनेज भी करना है इस डिस्क्रिमिनेशन को, तो क्या-क्या हम सोच सकते हैं उसके बारे में? And then what is law and policy? So how exactly law and policy operate on it, and how exactly it can be managed with the help of law and policy. So the very first thing is, what is the scenario? So discrimination is a fact of life. So this is something which we cannot deny. भेदभाव एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे ही नहीं, हर जगह ये समाज का हिस्सा होता है। कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हर जगह ये होता है। चाहे आप बात यूएसए की करें, चाहे आप साउथ अफ्रीका की करें, चाहे आप इंडिया की करें, हर समाज में ये किसी न किसी लेवल पे है, एग्जिस्ट करता है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ये दोनों टर्म्स जो हैं, इनके बहुत अलग मायने होते हैं। सो अगर आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में देखें, जो कि लॉ की भाषा है, सो जनरली वी यूज द टर्म सेक्स देयर व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तब भेदभाव आपको नहीं करना है, वहां हम सेक्स वर्ड यूज करते हैं। जेंडर वर्ड काफी कम जगह देखने को मिलता है, और उसका एक कारण है, एक बहुत ठोस कारण है। When we use the word sex, we want to look forward to the biological distinction between a man and a woman, which means when I look at a person and I realize that the person is a female, I start discriminating. मुझे उसकी कैपेसिटीज देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक लेडी है, इतना काफी है। सो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, व्हेन वी टॉक ऑफ देम, वी टॉक अबाउट सेक्स एज द वर्ड. जेंडर गोज बियॉन्ड दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल सोशल कंस्ट्रक्ट, जो कि मतलब अलग अलग रिलेशंस के बारे में बात करता है, एक आदमी ने क्या करना चाहिए, एक औरत ने क्या करना चाहिए, उस तरह की जब बातचीत हम करना चालू करते हैं, देन वी टॉक ऑफ जेंडर. सो ये दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है. एक में हम सिर्फ बायोलॉजिकल देखते हैं, मतलब आप सामने आते हो काफी है, और एक में हम सोशल लेवल पे, सोशल कंस्ट्रक्ट में जो दोनों की जिम्मेदारियां हैं, उनमें क्या फर्क है, उसके बारे में बात करते हैं. सो इसीलिए जब हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं लॉ में, तो वहां पे सेक्स वर्ड यूज होता है. वहाँ हम कैपेसिटीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वहाँ हम सीधे बोलते हैं कि आपने देखा कि एक लेडी और अब भेदभाव करना शुरू कर दिया, यही गलत है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल एंड सोशल रिप्रोडक्टिव वर्क. एक होता है आपका बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, मतलब एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप वो हैं. से फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बियरिंग. सो नेचुरली एक लेडी ही माँ बन सकती है. सो दिस इज बायोलॉजिकल वर्क based on your sexuality.
Then there is a social reproductive work. So social reproductive work में से for example cooking. So ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि मतलब सिर्फ महिलाएं ही खाना बना सकती हैं, पुरुष भी खाना बना सकते हैं। बच्चों का ख्याल रखना पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने समाज को उस तरीके से बना दिया है कि ये काम मेल को करना है, ये काम फीमेल को करना है। वो हमारे आइडियाज है चीजों को लेकर के। बट देन उसमें कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली मेन जो है वो खाना नहीं बना सकते, नहीं। देन there is one more thing which we need to be very careful about when we are talking about disaster management and gender sensitiveness, and that is, or disaster management and vulnerabilities as such, and that is disasters divide. So मामूलन ये माना जाता है कि डिजास्टर्स जब भी आते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि सब एकजुट होकर सामना करेंगे उसका। वैसा नहीं है, उसका जस्ट उल्टा होता है, डिजास्टर्स डिवाइड। So whatever are the already existing issues in a particular community, आप किसी भी जगह के बारे में देख लीजिए, there are certain issues which are dormant. They are not coming up in general, or they are feebly coming up here and there. So ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत existent होती हैं, ये disasters के समय और उभर के आती है और बुरी तरीके से उभर के आती हैं। So that is the reason why we come up with certain norms when it comes to disasters. For example, हम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी किसी रिलीजियस प्लेस के पास में या रिलीजियस प्लेस में नहीं करते हैं, ताकि सबको उसका बेनिफिट मिल सके। हम रिलीफ सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी किसी कुएं के पास में नहीं करते हैं, क्योंकि आप रूरल पैचेस में जाके अगर देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुएं के आसपास का जो इलाका होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है, तो वो रिलीफ सप्लाईज दूसरे कम्युनिटी को मिलने ही नहीं देंगे। सो देयर कुड बी मेनी रीजंस। यहाँ बात सिर्फ जेंडर की नहीं हो रही, यहाँ बात सभी वल्नरेबिलिटीज की आ जाती है, सब अफेक्ट हो सकते हैं। सो हमको बहुत केयरफुल रह करके और ये सब काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिजास्टर्स डिवाइड, they increase the existing issues relating to vulnerable groups. And when they increase the issues relating to vulnerable groups, we also talk of women. So they would increase all the issues which are already existent or dormant in society when it comes to women. आपका भेदभाव बढ़ जाता है। Then women is considered as the weakest link by family and others. In general जब हम disasters की बात करना शुरू करते हैं, लोगों के मन में सबसे पहला विचार जो आता है वो ये है कि ये वीक है, आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको इसको संभालना पड़ेगा, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, एक बर्डन है। सो ये जो कॉन्शियसनेस है that a woman is burden when it comes to disaster, this also creates a problem. But then this is current set of scenario. So आप बहुत सारे लोगों के साथ में जब कम्युनिकेट करते हैं, वो वुमेन को एज ए बर्डन ही ट्रीट करते हैं डिजास्टर्स में, जिसका मतलब है कि आपका जो स्टेटस रहता है in family, in friend circle, for the larger community, that is very devalued. The work which you do during disasters, the way you can contribute when it comes to disasters, it is very devalued. हम ध्यान से समझना ही नहीं चाहते कि एक लेडी कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है डिजास्टर्स के मामले में। So because the understanding is that she cannot go ahead with any constructive contribution, the status is devalued. Plus, there's always an issue of security, there's always an issue of other problems. So all things put together, the status is very devalued when it comes to disasters. So all these things put together, you have certain challenges. Now you need to understand them one and one. मतलब किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, जब डिजास्टर्स हो रहे हैं तब कैसे होते हैं, डिजास्टर्स के बाद में जब आप रेस्क्यू और रिलीफ वगैरह कर रहे होते हैं तब कैसे होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग डिजास्टर्स। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो आपका भेदभाव है, जो कहता है कि आदमी अलग है औरत अलग है, वो कैसे ऑपरेट करता है डिजास्टर्स के समय।
आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो ऑपरेट करता है, वो है फीमेल इमोबिलिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लेडीज बाहर ही नहीं निकल के आती हैं घर के। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज एन अर्थक्वेक, देयर इज अ साइक्लोन, देयर आर अदर इश्यूज। सो रिलीव करने की आप कोशिश कीजिए अगर, और रेस्क्यू करने की कोशिश कीजिए। बाहर ही नहीं निकल के आ रहे हैं घर से। आप बार-बार बोल रहे हैं, बाहर नहीं निकल के आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको घर के जो मेल मेंबर्स हैं, उनकी परमिशन की ज़रूरत है, घर से बाहर निकलने के लिए। तो जहाँ पे इस टाइप के इश्यूज़ हैं फीमेल इमोबिलिटी के, देयर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, because these women would simply refuse to come out. Then there is one more issue which we face quite often in society, and that is the concept of shame. सो इस कॉन्सेप्ट की वजह से भी वो सेल्फ रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज डैमेज टू क्लोथिंग, आपके कपड़े थोड़े से डैमेज हो गए, कोई और इशू हो गया आपके साथ में, तो आप बाहर निकल के आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस बाहर निकलने के प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को उसमें फेस करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा से फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू साइक्लोन्स, and there is a woman who is wearing a sari. Now the problem is shirts are worn, sari is wrapped. So जब बहुत हाई winds रहते हैं, बहुत gush of water रहता है, so ये साड़ी जो है ये आपका क्लॉथ डिटैच हो जाता है। So at that time there are a lot of women who would not come out, क्योंकि वो उस हालत में बाहर आके खड़े ही नहीं होना चाहते हैं, वो फेस नहीं करना चाहते हैं उसको। So the concept of shame can be a major hindrance. That is the reason why what we say is, if you want to handle disasters, when it comes to your first responders, they should include some women also, जो कि समझ पाए कि एक लेडी जो जिंदा है लेकिन फिर भी बाहर नहीं आना चाह रही है। अर्थक्वेक आया हुआ है, कोई लेडी घर से बाहर नहीं आना चाह रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, और कोई इशू, बाहर नहीं आ रहे, जिंदा है लेकिन बाहर नहीं आना चाहते, तो क्यों नहीं बाहर आना चाहते उसको समझने के लिए सेंसिटिव मैनर में। Then there could be restrictions on conversation with a stranger male. So in many cultures, men don't like to see the women of their household conversing with a male stranger. So वो जो inhibition रहता है वो कई बार disaster में भी continue होता है। मेल मेंबर अगर नहीं भी हो तो भी फीमेल झिझकती है कि अगर मैं ये बाहर जो खड़ा है रिलीफ के लिए, इसके साथ में बातचीत कर लूंगी, तो मेरे घर के जो आदमी है वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। सो ऑल दिस थिंग्स पुट टुगेदर बहुत जो रेस्क्यू में काम कर रही होती है आपकी टीम डिजास्टर्स के समय, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है एक लेडी को बचा पाना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लैक ऑफ लाइफ स्किल्स। So there are certain life skills which are very essential, whether you are a man or you are a woman or you are a child. Say for example, swimming. आप छोटे-छोटे गाँव में भी जाके देखिए, वहाँ पे छोटे से बच्चों को ही स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। It is a very essential life skill. But many a times, what has been seen is that in certain patches, women don't learn this very essential life skill. So when they face disaster, it is very difficult for them to take care of themselves, क्योंकि उनको तो आता ही नहीं ना स्विमिंग करना। एक और चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज ईट द स्पेयर। ये एक बहुत अलग सी साइकोलॉजी है जिसका अपना एक असर होता है डिजास्टर्स के समय। बहुत सारी फैमिलीज में देखा गया है, सारे मेल मेंबर्स खाने के बाद में टुवर्ड्स द एंड जो बचता है वो फीमेल मेंबर्स खाते हैं, और उसमें भी इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ द फीमेल मेंबर, कौन सी वाली ज्यादा खाएगी, कौन सी कम खाएगी। सो ये जो ईट द स्पेयर है, दिस हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स आफ्टर डिजास्टर। आपको काम करना है, आपको बहुत सारा काम करना है अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर आप ठीक से खा ही नहीं रहे हैं, तो आप काम कैसे कीजिएगा? But then that really happens. So this eat the spare is one more very significant issue. Many times what happens is हम relief supplies देते हैं, हम ये देख के देते हैं कि एक यूनिट का मतलब क्या हो सकता है, उसमें कितने आदमी होंगे, कितनी औरतें होंगे, कितने बच्चे रहेंगे, लेकिन फिर भी महिलाएं खाती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा कम बनाएं, घर के पुरुषों को दे दें,
घर के बच्चों को दे दे, अपने लिए बस थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए खा ले, ताकि कल के लिए बच जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजी उनकी रहती है, वो जब ईट द स्पेयर के साथ में कंबाइन हो जाती है, तो आपका मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो कल अगर फिर से खाना मिलने भी वाला है, तो भी उनको बचा के रखना रहता है। So this bachana plus eat the spare results into lack of nutrition post disaster, which is very necessary for them to survive and to be able to build back better, क्योंकि उनकी मेहनत की हमें जरूरत होती है. Then sexual abuse at relief camps or temporary shelter arrangements. It's a very shameful thing and बहुत दुख की बात है ये, लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी रिलीफ कैंप से हमें ऐसी खबरें मिलती हैं और ये ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, ये ग्लोबली देखा गया है। सो ये हमारे सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब जगह होता है। सब जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि जब रिलीफ कैंप्स में आप लेडीज़ को रखते हैं, जहाँ पे परिवार के साथ रखें या वहाँ पे वुमेन स्पेसिफिक कैंप हो, वुमेन स्पेसिफिक एरिया हो, वहाँ से कुछ ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें आती है। मतलब रिसेंट ट्रेंड्स में अगर आप देखें तो आपने कोविड के समय भी कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जो कि काफ़ी निंदनीय है, लेकिन हुआ है। तो आप सच को एक्सेप्ट न करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। देन इंक्रीज़ इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। सारा प्रॉब्लम ये होता है कि जो लेडी होती है, वो कई बार घर के अंदर भी सेफ नहीं होती है, घर के बाहर जाएगी तो भी वो सेफ नहीं रहेगी। घर के अंदर वो सेफ नहीं है बिकॉज़ इंटरस्पाउसल वायलेंस कभी-कभी बढ़ जाता है। तो आपका अपना हस्बैंड, आपके भाई अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे रहते हैं पूरी सिचुएशन का। घर से बाहर अगर वो निकलने की कोशिश करे तो स्ट्रेंजर्स की तरफ से उसको खतरा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें एक लेडी के लिए उठ के, खड़े होकर के अपने आप को सँभाल के, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को उस समय जो कि बढ़ गई होती है इनफैक्ट, उनको निभाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एक लेडी के लिए। देन पोस्ट डिज़ास्टर्स। सो जैसे डिज़ास्टर्स के समय हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। एक डिज़ास्टर के होने के बाद में जब हम मिड टर्म रिलीफ प्लान कर रहे होते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म रिलीफ प्लान कर रहे होते हैं, तब भी कुछ इश्यूज आते हैं। सो इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम ए डिजास्टर, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो। एक हफ्ते में कोई भी चीज हैंडल नहीं हो पाती है। सो एक हम एक चार्ट बनाते हैं कि ठीक है, 3 महीने में इतनी इतनी रिकवरी हो जानी चाहिए, 6 महीने में इतनी रिकवरी होगी, बट देन इट इज अ स्लो प्रोसेस। 6 महीने भी अगर हम मान के चले तो उतने दिन तो स्ट्रगल करना ही है। Now, the very first thing which they face when it comes to post disaster is their inevitable household responsibilities. एक लेडी को घर में खाना बनाना ही है, घर की साफ सफाई करनी ही है, घर के कपड़ों का ख्याल रखना ही है। ये उसकी जिम्मेदारियां हैं जो समाज ने उसको समझाई हैं। ये जो समाज की समझाई हुई जिम्मेदारियां हैं, इनसे ऊपर उठ के कुछ और करने के लिए then she has to think. So that is the reason why इन सारी जिम्मेदारियों के साथ में नेक्स्ट पॉइंट इज कैन आई गो टू गेट रिलीफ सप्लाई। जब मुझे घर में बच्चों को देखना है, हु विल टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन एंड हाउस। मुझे तो घर को संभालना है, मुझे तो बच्चों को संभालना है। इस सब के बीच में मैं रिलीफ कैंप में जाके खाना कैसे लेके आऊँ या मेडिसिन कैसे लेके आऊँ। सो इस सब में प्रॉब्लम ये रहती है कि या तो वो लेडी खुद चल के आ जाए, अगर मान लीजिए घर में कोई मेल नहीं है, या जो आपका सपोर्टिंग मेल कैंडिडेट में था, पर्सन था, उसकी डेथ हो गई है या वो बीमार पड़ गया है, जब तक या तो रिलीफ सप्लाई वाले जाके खुद उस लेडी को खाना दे के आए। नहीं दे के आते हैं या मेडिसिन नहीं दे पाते हैं, वो खुद शेल्टर तक आए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। सो फिर ध्यान कैसे रखा जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। देन फीबल एप्रिसिएशन ऑफ सेविंग्स ऑफ द वुमन। ऐसा नहीं है कि लेडीज सेव नहीं करती हैं, बहुत करती हैं। इनफैक्ट जब नोटबंदी हुई थी तो हमें पता चला कि लेडीज तो बहुत-बहुत सेव करती है। धीरे-धीरे से यहाँ-वहाँ से कहीं-कहीं से कुछ-कुछ पैसे निकल के आ रहे थे। सो ये जो सेविंग्स रहती है लेडीज की, जो थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी अपने घर के खर्चे में से जो उनको दिया जाता है, उसमें से बचा-बचा के करती हैं। ये सब सारा बाहर निकल के आ जाता है डिज़ास्टर्स के समय। क्यों? क्योंकि ये बचाया ही उसलिए गया था। The reason for this saving was that it was done to cater to emergencies. तो इमरजेंसी में वो बाहर आ जाता है। बट
ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, जो उसने से फॉर एग्जांपल 2-3 साल पैसे बचाए थे और वो अचानक से सारे पैसे इमरजेंसी में बाहर निकल के आ गए और यूज़ किए गए पूरे परिवार के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उसने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया, परिवार के लिए यूज़ किए गए। बट देन उसको कोई एप्रिशिएशन नहीं होता है कि ठीक है, हमने ही तो पैसे दिए थे इसको, अगर हमारे दिए पैसे में से उसने कुछ बचा लिया तो क्या हो गया? So this kind of psychology which is not willing to appreciate how she has been saving for bad time and how she is utilizing the money for bad time. This also creates a very odd feeling for her क्योंकि आपको एप्रिशिएशन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और आपकी हर चीज़ जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जिसको आप निभा रहे हैं अच्छे से, आप घर सँभाल रहे हैं, आपकी बचत का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज़ को आपकी ज़िम्मेदारी बोल के छोड़ दिया जा रहा है कि ठीक है, ये तो उसको करना ही था। देन असेसमेंट ऑफ रेज़िलियंस एंड लॉस ऑफ एसेट्स। ये जो उसकी रेज़िलियंस रहती है कि एक डिज़ास्टर होने के तुरंत बाद उसने घर के लोगों को क्या खाना खिलाना है उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। बच्चे कहाँ सोएँगे, बाकी लोग कहाँ सोएँगे, बुज़ुर्ग सास-ससुर कहाँ सोएँगे, उसके बारे में उसने बहुत केयरफुली सोचना चालू कर दिया। इसको आप एक ज़िम्मेदारी कह के छोड़ देते हैं। आप ये समझ ही नहीं पाते कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके परिवार के लिए। देन लॉस ऑफ एसेट्स। कई बार उसका थोड़ा-थोड़ा जोड़ के बनाया हुआ पैसा, कई बार उसका थोड़ा-थोड़ा बना के बचा के बनाया हुआ ज़ेवर, सब चला जाता है। वी हैव सीन दिस इन डिज़ास्टर्स दैट लॉट ऑफ वुमेन लूज़ देयर एसेट्स जो कि उनका स्त्री धन होता है। वो बहुत खुशी-खुशी दे देती हैं अपने परिवारों के लिए, बट देन उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपकी एक बहू की या एक माँ की ज़िम्मेदारी के दायरे में आके खत्म हो जाती है। तो ना आप उसको एप्रिशिएट करते हैं और ना ही आप उसको एसेस करते हैं कि टोटल लॉसेस कितने रहे। सो एक डिज़ास्टर जब हुआ तो आपके घर की लेडीज़ ने अगर अपने ज़ेवर उसमें दे दिए ताकि परिवार वापस खड़ा हो सके, तो कितने के ज़ेवर उसने दे दिए? ये कभी कोई इस बारे में सीरियसली सोचता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो शी इज़ कंसिडर्ड एज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोसेस। आपने ओवरऑल जो समझने का काम किया वो ये है कि नहीं इसको तो मतलब शी इज़ बेनिफिशियरी, शी इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूटरी इन एनी मैनर। क्या कर रही है? वो उसकी जो हमेशा की ज़िम्मेदारी है वही कर रही है। वैसे भी रोटी बनाती थी, आज भी रोटी बना रही है। वैसे भी कपड़े धोती थी, आज भी कपड़े धो रही है। वैसे भी पैसे बचाती थी, घर पे खर्चा करती थी, आज भी कर रही है। तो स्पेशल क्या किया उसने इज़ द क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। So this is how you need to assess whether she's a beneficiary of our process or not. Just a second. So the point is whether she's contributing in any manner. Do you seriously feel she is contributing or not? So the problem is we feel that she is just a burden. जो हमेशा एंड एक तो उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, ये केयर करनी पड़ रही है और जो हमेशा करती थी वो करती थी, कर रही है, कुछ ऐसा खास नहीं कर रही है. Then indecent behavior with women volunteers. Now here the problem is in general women face harassment, sexual abuse, all sorts of things are there which percolates to every woman. So strangely हमने ये देखा है कि जो वुमेन वॉलंटियर्स भी काम कर रहे रहते हैं पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो में जिन्हें हम बुलाते हैं ताकि सेंसिटिवली लेडीज के इशू हैंडल हो सके और वो बाकी भी काम करती है लड़कियां जब वो आती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज को देखती हैं बहुत मेहनत करती हैं पोस्ट डिजास्टर सिनेरियोज में सो जिनको आपकी मदद करने के लिए बुलाया गया है जो अदरवाइज आराम से अपने घर में बैठ सकते थे लेकिन आ रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं सब कर रहे हैं उन वॉलंटियर्स के साथ में भी परेशानी आती है उनको भी कई बार बहुत इंडिसेंट बिहेवियर झेलना पड़ता है विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग because ये ladies they are not a part of that particular disaster they are not a part of that suffering group ये आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे ये आपके लिए आए हैं so that is also one problem which is there when it comes to post disaster scenario just a second then there are certain
specific concerns which are there when it comes to implications of disaster. One, as I said, the internalized value of shame. एक मर्यादा जो रहती है, एक स्त्री की मर्यादा, वो कई बार उसे अलाउ ही नहीं करती है कि वो अपने लिए मदद मांगे या मदद के लिए बाहर निकले। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबली ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए हैं। प्रोबेबली उसको डर लग रहा है कि वो स्ट्रेंजर्स के सामने कैसे खड़ी होगी। इस टाइप के जब इश्यूज होते हैं, तो दिस इंटरनलाइज्ड वैल्यू ऑफ शेम स्टॉप्स हर। Yes? Okay. So this becomes one task to handle, and that is the reason why we increasingly need female volunteers also to work when it comes to any disaster. Then unavailability of a female doctor. एक बहुत अजीब सी बात है कि जब डिजास्टर्स होते हैं, मतलब जो मेल रहते हैं वो फीमेल डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो फीमेल्स रहती हैं, जो लेडीज रहती हैं, वो मेल डॉक्टर के पास कई बार नहीं जाना चाहते हैं। And you'll be surprised to hear that when it comes to many disasters, say for example in cyclones or earthquakes, you end up having women who have a lot of gynec issues. When it comes to many women, the gynec issues increase. ये जो वो resilience दिखा रहे रहते हैं, उसका एक impact उनके ऊपर पड़ा होता है. So some women face a lot of gynec issues. But then the problem is they don't want to go to a male doctor. वो नहीं जाना चाहते. वो मेल डॉक्टर को खुद को दिखाना नहीं चाहते. अब आप अगर डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप प्रॉपर दवाई कैसे लेंगे? आप अपने आप को कैसे सँभालेंगे? कब आप खुद को सँभालेंगे और कब आप अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को सँभालेंगे, अपना परिवार सँभालेंगे? But then they simply refuse. So you need lot of female doctors when it comes to a disaster scenario. और नहीं है तो फिर आपको टोटल रिलीफ हैंडल करने में और मेडिकल रिलीफ स्पेसिफिकली हैंडल करने में व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। देन हाईली पैट्रियार्कल कल्चर इन सम प्लेसेस। ये सब जगह की बात नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ पैचेज़ में ऐसा होता है कि कल्चर इतना ज़्यादा पैट्रियार्कल है कि लेडी शायद पर्दे में हमेशा रहती है, पर्दे से बाहर नहीं निकलना चाहती है, स्ट्रेंजर्स से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, या घर के जो आदमी है उनकी परमिशन के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहती है, या जो घर में आदमी है उनके बगैर बाहर नहीं निकलना चाहती है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, बिकॉज़ हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, जो उसके लिए तो अच्छा ही रहता है। लेकिन इस टाइप के सिनेरियोज़ में जो रिलीफ़ में काम कर रहा है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब इस तरह के समाज में उसको अर्थक्वेक रिलीफ़ करना हो या साइक्लोन रिलीफ़ करना हो। इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है फिर। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट जो है ये एक स्लोगन है जो मरीन डिज़ास्टर्स में यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पे शिप्स होते हैं, जहाँ पे बोट्स होते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपको वुमेन एंड चिल्ड्रन को सेव करना रहता है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब माना जाता है कि मतलब एक आदमी इससे ज़्यादा अ जिसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकली और व्यवहार में इससे ज़्यादा क्या ही उठेगा कि जब जान पे बात आती है तो महिलाओं को और बच्चों को बचाता है और खुद की जान का खतरा उठा लेता है। पहले महिलाओं और बच्चों को भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मरीन डिज़ास्टर्स को भी जब असेस करते हैं, तो ये पाया जाता है कि वहाँ पे भी कितनी लेडीज़ बची, मतलब कितनी लेडीज़ उस शिप में थीं, उसमें से कितनी बची, या कितने बच्चे उस शिप में थे, उसमें से कितने बचे। इस टाइप के जब हम असेसमेंट्स करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जितनी लेडीज़ उस शिप में थीं, उसके कंपैरिज़न में जो बची हैं, और दिस प्रोपोर्शन टू जितने मेन उस शिप में थे और जितने मेन बच पाए, तो हमको ये समझ में आता है कि लेडीज़ बहुत कम बची हैं। प्रोपोर्शन इज़ वेरी लेस। जिसका मतलब ये है कि मरीन डिज़ास्टर्स में भी प्रैक्टिकल अगर आप बात करें, मतलब थियरी से ऊपर उठ के, थियरी जो कहती है वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, उससे उठ के जब आप बात करना शुरू करें, तो वहाँ पे भी इतना ख़ास उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। वहाँ भी महिलाओं की जानें जा रही हैं डिज़ास्टर्स के समय। देन यू हैव डिफरेंट फैसेट्स। अब इस सारी चीज़ का
निचोड़ क्या है, किस तरीके से इसको अलग-अलग तरीकों से हैंडल किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा जाए। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको कंस्ट्रक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये है कि एक हमको जेंडर सेंसिटिव विज़न बनाना होगा। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि इस सारे प्रोसेस में आपकी आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, जिनसे आपको जिनकी काम की भी आपको ज़रूरत है, जिनको आपको सँभालना भी है। सो all the things put together, we need to be very careful about how exactly we proceed. So काम कहाँ से शुरू होता है? शुरू आपका काम जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग से ही हो जाता है। आपकी पॉलिसीज़ जो हैं, वो जेंडर सेंसिटिव रहनी चाहिए, प्लस उसमें इंक्लूजन ऑफ दिस जेंडर रहना चाहिए। मतलब महिलाएँ अगर पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो बेहतर रहेगा। सो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे ही 2 तरीके से मतलब हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। एक, आपकी पॉलिसीज़ ही जेंडर सेंसिटिव रहे। दूसरा, वहाँ पे महिलाएँ कंट्रीब्यूट करें, देन मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो ये सारी चीज़ें हो तो गई, ठीक है, पॉलिसी बन गई। पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? उसमें जो चेंजेज़ आने चाहिए वो ठीक से देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे हैं? वहाँ महिलाएँ कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं? सो ऑल दीज़ थिंग्स आर नेसेसरी टू बी सीन, टू बी एनालाइज़्ड। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस लेवल पे हम महिलाएँ के को की कंट्रीब्यूशन का कितना ध्यान रख रहे हैं और वो खुद कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। Then there is a difference between practical gender needs and strategic gender needs. So एक तो आप ये कहते हैं कि समाज में भेदभाव एग्जिस्ट करता है और किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है वो मुझे पता है। I know there is a distinction. So that is one type of need. Then based on that particular distinction or discrimination, how things work is another kind of need. इसलिए हम एक के लिए बोलते हैं there is practical gender need and there is another is strategic gender need. इन दोनों में फर्क होता है। एक में आप मानते हैं कि चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, और एक में आप ये बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के आगे बढ़ के चीजें क्या की जा रही हैं। Then recognition of capacities. This is all about research is being done. Now, insofar as recognition of capacities is concerned, the oldest possible research which we have, or the broadest possible research which we have, is Ozen-Islik research. So Ozen-Islik जो है ये टर्की का रहने वाला है, लेकिन इसने जो रिसर्च किया है उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की गई हैं महिलाओं के व्यवहार को लेकर के। वो एग्जैक्टली एक डिजास्टर सिचुएशन में क्या करती हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, वो सही में बर्डन है क्या। सो ये जब रिसर्च हुई, मतलब हुई तो टर्की में है, लेकिन अगर आप मुझे पूछिए तो टर्की में और हमारे देश में बहुत सी चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं। सो हम समझ सकते हैं कि मतलब व्यवहार शायद ऑलमोस्ट सेम है। सो फर्स्ट इज़ रेज़िलियंस, जिसके बारे में उसने बात की है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रेज़िलियंस, व्हाट यू से इज़ कि एक पर्टिकुलर चीज़ को रिएक्ट कैसे करनी। सो महिलाएँ जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं चीज़ को तुरंत। उसके बाद में उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल घर में पानी भर गया है, तो सबसे पहले जो नीचे रखी हुई चीज़ें हैं, उनको उठा के ऊपर रखा जाए। तुरंत रिस्पॉन्स आता है। घर में पानी भर रहा है, नीचे का सामान ऊपर रखा जाए। अगर पता चलता है कि बिजली कटने वाली है कुछ टाइम के लिए क्योंकि साइक्लोन आने वाला है, तो पहले से ही उनका शुरू हो जाता है कि थोड़ा कुछ ड्राई स्नैक्स बनाया जाए, जो फ्लड प्लेन्स वगैरह में रह रहे रहते हैं। तो वो पहले ही से जैसे ही आप वार्निंग्स देना शुरू करते हैं, वो अपना काम शुरू कर देती है, तुरंत अडॉप्ट करके। सो ये जो है, ये कैपेसिटी एक लेडी की जो रहती है, वो उसको कंट्रीब्यूट करने लगाती है अपने परिवार के लिए व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर्स। देन परसेप्शन ऑफ रिस्क। लेडीज जनरली एक असेसमेंट करते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि पानी भर जाएगा आपके घर में, तो पानी भर जाएगा तो मुझे क्या-क्या काम करना है? कितना तक पानी भर सकता है, जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से? या हवा चलने वाली है तो मुझे क्या-क्या चीज़ों को सँभालना चाहिए? अगर आप घर में रह रहे हैं, आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो गैलरी में जो पड़ी चीज़ें हैं उसमें से किनको उठा लेना है मुझे?
या कैसे हैंडल करना है। सो दे perceive the risk and the consequences in a particular manner, and it's very fast in nature. ये छोटे लेवल पे अगर आप देखिए तो बारिश आ रही है तो बाहर मैंने कपड़े धो के रखे हैं तो उनको मुझे उठा लेना है। ये एक छोटा सा लेवल है उसका, क्योंकि बारिश आ रही है। ये बड़े लेवल पे जब ऑपरेट करता है तो भी वो बिहेवियर वही रहता है कि रिस्क परसेप्शन मेरा और मैंने उसमें क्या करना है। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिटेल्स। महिलाएं जनरली बहुत छोटी चीजों को ऑब्जर्व करती हैं। एक छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के लिस्ट बनती है, टू डू लिस्ट। मुझे ये काम करना है और आज ही खत्म करना है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन्यूट डिटेल्स कमिंग आउट विथ ऑफ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि मुझे ये काम आज पूरे करने हैं ताकि कल जो होने वाला है उसको मुझे फेस करना है। ये जो आदत रहती है उनकी, जो कि डे टू डे लाइफ में उनको काम आती है, ये ही डिज़ास्टर्स के समय बहुत ज़्यादा काम आती है। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर एबल टू हैंडल थिंग्स। इसीलिए जहाँ डिज़ास्टर हुआ उसके तुरंत बाद बच्चे क्या खाना खाएँगे, बुज़ुर्ग लोग क्या खाना खाएँगे, कहाँ बैठेंगे, वो सोचना शुरू हो जाता है। देन दे विथस्टैंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ईज़िली। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहता है, इस चीज़ का रहता है कि कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले महिलाएँ थोड़ा-सा रो लेती हैं, अपना मन हल्का कर लेती हैं और उसके बाद में फिर सोचना शुरू करती हैं कि अब मैं करूँ क्या? सो ये जो आदत रहती है कि मुझे अपना मन हल्का पहले कर लेना है और फिर मुझे सोचना चालू करना है कि अब क्या करूँ? ये बहुत काम की चीज़ होती है डिज़ास्टर्स के समय, क्योंकि आपको डिज़ास्टर से जो शॉक लगा रहता है, वो उसको विथस्टैंड कर पाती हैं। वो उसको इमीडिएटली रिलीज़ करके अपने काम में लग जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप थेरेपी एज़ अ ग्रुप ऑल्सो और एंड अदरवाइज़ ऑल्सो बिकॉज़ वो ट्रॉमा को विथस्टैंड कर पा रही हैं। देन मल्टीटास्किंग। ये तो वैसे भी हर महिला की आदत रहती है। एक बार में 4 चीज़ों को खोल के बैठे रहते हैं, 4 चैप्टर्स घर में। वहाँ कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ खाना पक रहा है, यहाँ बच्चों का होमवर्क हो रहा है। सो यही जो आते हैं, जो इन जनरल हर महिला में होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारी डे टू डे लाइफ हम उसी के बल पे हैंडल करते हैं। यही सारी चीज़ें डिज़ास्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। एंड स्विफ्ट डिसीजन टेकिंग। सो ये 4 चीज़ें जो साथ-साथ चल रही रहती हैं, उन चारों के बारे में हम डिसीजन मेकिंग भी कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पे सिम में खाना बन रहा है किचन में, वहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। तो कब जाके वहाँ किचन में सिर्फ़ मुझे एक कड़छी चलानी है और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के बाहर डालने हैं, या अगर बेल बजी है तो जाके मुझे पहले घर का दरवाज़ा खोलना है। सो दिस स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग व्हिच वुमेन आर यूज्ड टू ऑफ, सो समथिंग व्हिच इज़ नॉट वेरी न्यू टू देम, दिस becomes very resourceful when it comes to disasters. डिजास्टर्स के मामले में बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाती है उस वजह से। ये जो उनकी हमेशा की ट्रेनिंग रहती है, ये डिजास्टर्स में बहुत काम आती है। That is the reason why they are able to contribute a lot when it comes to NGOs, which work for disaster relief or otherwise which contribute to managing the disasters. सो ये जो लेडीज़ के नेचर में पाई जाने वाली छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसके बल पे आपका परिवार चलता है, जिसको आप जनरली इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ है, वो तो उनको करना ही है। यही इनफैक्ट डिज़ास्टर्स के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही लेडीज़ को उस समय अपने परिवार की स्ट्रेंथ बनाता है और इसी वजह से वो इमीडिएटली देखना शुरू कर देते हैं कि घर के बच्चों को क्या खाना मिलेगा, किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत तो नहीं है। वो तुरंत स्विफ्ट डिसीज़न मेकिंग शुरू हो जाता है। So that is the reason why when you look at this particular Turkish research, you would realize that it is all about the inherent capacities of a woman. ये कैपेसिटीज हमेशा एग्जिस्टिंग थी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, बट इन्हीं कैपेसिटीज को एक ज्यादा मुश्किल सिनेरियो में एक लेडी कैसे यूज कर पाती है। सो इस टाइप की रिसर्चेस अब हर जगह हो रही हैं और ज़्यादा रिसर्चेस की ज़रूरत है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं एक लेडी के, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं जब डिजास्टर्स आते हैं। देन ओवरऑल concept is evolving. So now we have a concept called gender budgeting. पहले हम बोलते थे वुमेन इन डेवलपमेंट, अब हम बोलते हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट। सो ये कंसेप्ट ही इवॉल्व हो रहे हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा लेडीज को साथ में लेकर के कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम सोचना
शुरू कर रहे हैं। देन एक कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स निकाले हैं स्नेह गंगवार ने, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब चीज़ों को समझने के लिए कि क्या-क्या अप्रोचेज़ हो सकते हैं। अपने आप में कोई भी एक अप्रोच जो है इसमें से जिसको कहा जाए कि 100% सही और ऐसे ही करना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन सब अप्रोचेज़ में कुछ ना कुछ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे काम आ सकता है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल द जेंडर मेनस्ट्रीमिंग अप्रोच। सो लेडीज़ आर ऑलवेज़ देयर, वो तो हमेशा से सिस्टम में थी। अब हमको सिर्फ़ इतना करना है कि उनको साथ में लेके कैसे चलना है उसके बारे में ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मतलब वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है ये पूरे काम को, और या फिर ये पूरे सिनेरियो को वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। देन देयर इज़ अ राइट बेस्ड अप्रोच। सो राइट बेस्ड अप्रोच ये कहती है कि आदमी और औरत दोनों ही इस प्रोसेस में ज़रूरी हैं। हमें दोनों की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। So not that men do not have any strength. Men also have strength, and there are ways in which their strength can be utilized in a very constructive manner. लेकिन हम यहाँ पे बात महिलाओं की कर रहे हैं, मतलब महिलाओं की स्ट्रेंथ्स की हम बात कर रहे हैं। सो दोनों की स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करना है। महिलाएं अपने एरिया में अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हैं, पुरुष अपने एरिया में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो उस वजह से एक अम्ब्रेला अप्रोच रखनी है ताकि इन दोनों को साथ में लेके कैसे चला जा सके। देन पार्टिसिपेटरी अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जो महिलाएँ जनरली करती हैं, जिसके बल पे वो बहुत कुछ सँभाल सकती हैं, इन सबको साथ में लेके आप डिसीज़न मुक मेकिंग प्रोसेसेस में उन्हें साथ लें। तो चाहे वो आपका फैमिली लेवल है, जहाँ आप क्लियरली डिस्कस करें कि ठीक है, ये खाना, कपड़े, साफ-सफाई, ये सब ये लेडीज़ देखने वाली हैं, पुरुष ये चीज़ें देखने वाले हैं। आप महिलाओं से पूछिए कि आप इसमें से क्या-क्या कर पाएँगी, इसमें आपको किसमें कहाँ हेल्प की हमारी ज़रूरत है। जो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम फैमिली लेवल पे भी कर सकते हैं, वही आपको आगे बढ़ानी है। सो इंडिविजुअल लेवल से फैमिली लेवल पे लेके जाना है, फैमिली लेवल से कम्युनिटी लेवल पे लेके जाना है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लेके जाना है। So the more they participate and the more they are able to confidently say that yes, I can handle this, the better for you. Then there is a disaster risk reduction approach. So हम फोकस करते हैं कि कैसे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करें, और जब डिज़ास्टर आ जाता है तो कम से कम नुकसान कैसे किया जाए। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी डिवाइड थिंग्स इनटू इमीडिएट रिलीफ, शॉर्ट टर्म रिलीफ, मिड टर्म रिलीफ, लॉन्ग रिलीफ। तो इस सब में ये पूरा आपका डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अप्रोच जो है, इसमें कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे उनको इंक्लूड करना है, किस तरीके से इंक्लूड करना है। देन अफर्मेटिव एक्शन अप्रोच। सो बेसिकली अलग-अलग फेजेज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो उसमें कैसे-कैसे लेडीज़ को पार्टिसिपेट करना है, मतलब लेडीज़ को, गर्ल्स को अफ़र्मेटिवली कैसे पार्टिसिपेट करना है, इस बारे में बात करके और प्लान्स बनाए जाएँ। सो ये अलग-अलग अप्रोचेज़ हैं जो अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बनाए गए हैं। मेन चीज़ जो है, मतलब जो मेन प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ ट्रीट इक्वल्स इक्वली। सो ये बहुत पुराना प्रिंसिपल है व्हिच वाज़ इवॉल्व्ड बाय द फिलॉसफर एरिस्टोटल, जो उस ज़माने में भी सही था और आज भी सही है और हमेशा रहेगा। ट्रीट इक्वल्स इक्वली, जो एक जैसे हैं, जिनके पोटेंशियल एक जैसे हैं, उन्हें आप एक जैसे ही ट्रीट कीजिए। बट इफ यू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, यू वुड इंक्रीज़ इनइक्वालिटी। मतलब 2 लोग जो बिल्कुल अलग-अलग हैं, उनको आप एक जैसे ट्रीट करने की अगर कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये सारी अप्रोचेज़ को ध्यान में रख कर के, लेडीज़ के जो बेसिक इन्हेरेंट क्वालिटीज़ हैं, उनका हम डिज़ास्टर में उपयोग कर सकते हैं। Now the point is law and policy, how it operates and what it is. So we always begin with constitutional provisions. Then we come to what is the statutory law, and then what is the policy. So हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो हम आर्टिकल 14-15 के बारे में हमेशा सुनते ही रहते हैं। इतनी बारी चीज़ें हम सुनते हैं। सो आर्टिकल 14 एंड 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और जो इक्वल है उनको आप इक्वली ट्रीट कीजिए।
आर्टिकल 15(3) जो है वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। तो वो बोलता है कि डोंट ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? फ़र्क जहाँ पे आता है वो ये है कि अगर आपके सामने एक डिज़ास्टर सिचुएशन में एक आदमी खड़ा है और एक लेडी खड़ी है और आपके पास में 2 रोटियाँ हैं। आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप आदमी को 1 रोटी दीजिए, औरत को 1 रोटी दीजिए। क्योंकि आपको दोनों को बराबरी से ट्रीट करना है। ये जो आपको आर्टिकल 14 एंड 15(1) कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन स्पेशल प्रोविजंस की जो बात होती है आर्टिकल 15(3) जो अगर आपके पास में एक आदमी खड़ा है और एक लेडी खड़ी है जो कि प्रेग्नेंट है। मान लीजिए कि वो 8 महीने की गर्भवती है। तब आप एक-एक का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर पाइएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा-सा। या फिर आपके पास में एक लेडी खड़ी है जिसके पास में एक छोटा-सा बच्चा है और वो फीडिंग मदर भी है साथ में। बच्चा जो है वो पूरी तरह से माँ पे डिपेंडेंट है, ऑन मदर्स फीड। तो फिर आप एक आदमी और उस औरत में एक-एक का डिफरेंस लेके नहीं चल सकते। आपको 2 रोटियों को डिवाइड करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लेडी जो है, ये साथ में एक छोटे से बच्चे को फीड कर रही है। So this is the main distinction which we expect when it comes to disaster management. अब इस सब में ना सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज स्पेशल नीड्स को एसेस करना। सो एक प्रेग्नेंट लेडी, एक लैक्टेटिंग लेडी, सो ऐसे आपको कैटेगरीज बनाना पड़ेगा किनकी नीड्स थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी लेडीज़ के कंपैरिज़न में। क्योंकि हम ये भी बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे आपको एक आदमी और एक औरत नज़र आते हैं, वहाँ पे उनको एक-एक करके ट्रीट करना है। 2 रोटियाँ तो एक-एक डिवाइड करना है। सो नॉट ऑल वुमेन वुड हैव स्पेशल नीड्स। इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देन चैलेंज ऑफ मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात कर रहे होते हैं। चैलेंज ऑफ मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ ये आता कैसे है? से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई लेडी है जो साथ में डिफरेंटली एबल्ड है। से फॉर एग्जांपल देयर इज लॉस ऑफ विजन, तो इसकी कैटेगरी बिल्कुल ही फ़र्क हो गई। क्योंकि एक तो लेडी होने की वजह से शायद वो और बाकी इश्यूज़ को फेस कर रही है, प्लस डिफरेंटली एबल्ड होने की वजह से एक और एडिशनल इश्यू वो फेस कर रही है। सो इन लोगों का हमको खास ख़्याल इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज़ डिज़ास्टर्स जब आते हैं, तो कई बार ये जो मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोन है। अब एक लेडी जो डिफरेंटली एबल्ड है, हो सकता है कि वो डिज़ास्टर्स के समय आप बुला भी रहे हैं, सब लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है, घबरा गई है कि मुझे एग्ज़ैक्टली बाहर निकलना कैसे है। देख नहीं पा रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन में जब मेरे घर में पानी भर रहा है या जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ पानी भर रहा है। या मान लीजिए वो सुन नहीं पाती है। आप बुला रहे हैं, लेकिन बट शी डज़न्ट नो दैट यू आर कॉलिंग हर। सो इस टाइप के सिनेरियोज़ जो रहते हैं स्पेशल नीड्स के, इन पे फ़ोकस करना, इनको ध्यान रखना, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़। सो कई बार ये पाया गया है कि डिज़ास्टर सिचुएशन में जिन लोगों को एक कोई डिसेबिलिटी रहती है, अगर उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता है तो उनको एक और डिसेबिलिटी भी आ सकती है। So that is the reason why these people become very important when it comes to relief and rescue. Then you have provisions of different statutes. So जो statute हम सबसे पहले लेके चलते हैं इस टाइप के सिनेरियो में, that is your Disaster Management Act. And I believe almost all of you must be aware of Disaster Management Act because COVID has taught us that there is something of this sort. Disaster Management Act में एक section है, section 12, जो minimum standard of relief की बात करता है। मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब आपको लोगों को कितना खाना देना है, कितना पानी देना है, वो आपको पता होना चाहिए। देन किस तरह का रिलीफ दे सकते हैं, क्या-क्या दे सकते हैं, सब इस सेक्शन में लिखा हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसमें देखिए सेकंड क्लॉज़ देखिए, अ स्पेशल प्रोविज़न टू बी मेड फॉर विडोज़ एंड ऑर्फन्स। ये स्पेशल नीड्स को असेस करके किया गया है। देन देयर इज़ अ फोर्थ वन, सच अदर रिलीफ एज़ मे बी नेसेसरी। Now when we say this, such other relief as may be necessary, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक सिचुएशन के हिसाब से हमें कैसे रिएक्ट करना है और हम क्या-क्या करके उस सिचुएशन को सेव कर सकते हैं।
That is what we can understand. So that is the reason why we say that this particular section is very, very necessary. Just a second. So this is your Disaster Management Act. Then comes your policy. And before you talk of policy, there is one more provision which is there in the Act, which is very important for you, and that is Section 61 of Disaster Management Act. Now, what exactly is this Disaster Management Act Section 61? So it talks of non-discrimination when it comes to sex, caste, community, descent and religion. Now, ये आपका umbrella section है when it comes to non-discrimination. Clearly लिखा है sex, caste, community, descent और religion. So naturally ये आपका ऑपरेट करता है when you are talking about women. वहाँ आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल सेक्शन है. Then comes your national policy, जिसमें आप बात करते हैं vulnerabilities की. Now, if you see the policy carefully, what you would understand is that policy gives recognition to the fact that there are certain vulnerable groups existent in a society. Now, once you understand that there are vulnerable groups existent, then the things become very easy and manageable. क्योंकि आपको पता है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं आप कि ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो एग्जिस्टेंट हैं, हमें परेशानियां हैं. So within the vulnerable groups, elderly persons, women, children, especially women, rendered destitute and children orphan. तो इन लोगों को तो पॉलिसी ही रिकॉग्नाइज करती है. Then you have different statutes. So ये जो provisions हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हमें बचाने वाले, कई स्टेट एक्ट्स और पॉलिसीज में भी ये उतने ही इफेक्टिवली लिखे गए हैं. कुछ कुछ स्टेट्स में तो बहुत अच्छे हैं. Now when we read disaster management as such, हम of course शुरू तो कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, then we come to disaster management act, then we come to state legislations also. किसी दूसरे स्टेट ने, जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने कुछ लेजिस्लेशन बनाए हैं क्या. Then we come to national policy. जैसे हमारे पास में नेशनल पॉलिसी, वैसे ही हमारे पास में स्टेट लेवल पे भी अलग अलग पॉलिसीज हैं जो ऑपरेट करते हैं. Then we have disaster management plans. So we have a national plan, then every state has its own plan, then every district also has its own plan, then every city also has its own plan. So हर जगह आपको देखने के लिए ये सब चीजें मिल सकती है. कुछ कुछ जगहों की जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं, जो क्लियरली ये बताते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड. So one of the early examples were the Jammu Kashmir State Disaster Management Act, Arunachal Pradesh Disaster Management Policy, then Assam State Disaster Management Policy, then Gujarat State Disaster Management Policy, Odisha State Policy, then Maharashtra State Plan. तब हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र. देन ओडिशा स्टेट प्लान. सो ये सब चीज़ें जो है इनमें काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है. अगर आप इन प्रोविजंस को देखेंगे तो आपको काफ़ी खुशी होगी पढ़ के, जिस तरीके से लिखे गए हैं. सो इनमें से एक कार्ड मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप समझ पाए. जैसे अरुणाचल का जो है पॉलिसी, उसमें क्लियरली लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन सफिशिएंट ऑटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एफर्ट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. दैट मीन्स आपको पूरी आज़ादी दी गई है कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकें. Then non-discrimination on the basis of caste, creed, religion, policy or sex while providing relief and assistance. So it's very important that post-disaster, when you're going ahead with your relief, you should be careful that you do not discriminate. उस समय जब आपको लोगों को खाना देना है, पानी देना है, उस समय अगर आप discrimination करेंगे, then it will get very difficult. So, then the policy also has a non-discrimination provision for working of NGOs.
तो उस लेवल पे भी इन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन को केयरफुली असेस करने का काम किया है. देन से फॉर एग्जांपल आसाम की पॉलिसी जो है उसके वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है because it begins with Assam's policy is against discrimination between equals. So what we were talking about when it comes to constitutional provision, that you need to treat equals equally. You cannot treat unequals equally. But शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है कि you need to treat equals equally. जो दो लोग एक जैसे हैं उनको आप अलग नहीं ट्रीट कर सकते हैं. यही वर्ड जो है ये आसाम की पॉलिसी में देखने के लिए मिलते हैं. So they have clearly stated Assam's policy is against discrimination between equals. It provides that while providing compensation and relief to the victims of disaster, a policy of non-discrimination on the ground of sex, caste, community, descent, or religion should be followed. So this is very significant, the way these people have written their policies. And moreover, आप policies को पढ़िए तो काफी जगहों पे आपको widows का, orphans का, destitute women का clear mention मिलता है. So it is very important that these groups become a part of, or their existence or their problems get reflected in policy making. So once they get reflected in the policy making, then only we can be sure that something can be done about it. अगर आप policy making के level पे इनको कहीं दिखाएंगे ही नहीं, तो फिर implementation के बारे में सवाल पूछ के कोई फायदा है नहीं. So this is all about the law and policy. Thank you so much. Yes, any questions? Thank you so much, madam, for your session on gender equality, gender discrimination, along with disaster management. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? Any question? Are you all there? Yes, ma'am. हाँ. Any feedback? कुछ क्वेश्चन है? कुछ नई चीजें सुनने को मिली कि आप है सब लोग वहां पे पोस्ट Yes. लंच सेशन? Yes, ma'am. So no question? It is really a nice lecture. First time I heard about the gender sensitivity and disaster management. So we Yes. have Thank you lots so of much. policies and all, and how ladies or women suffers during this. So from your lecture, it is more clear. Thank you so much, ma'am. So this is really a thought-provoking lecture for me. So nice lecture, ma'am. Thank you for nice. So these are the slides I am sharing once again. Yes. गुड आफ्टरनून मैम. जी, गुड आफ्टरनून मैम. मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं ओडिशा स्टेट से बिलोंग करती हूँ और जी. वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग ODRF टीम बिकॉज ओडिशा इज प्रोन टू सो मेनी काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स. Correct, But correct. legal provisions, first time I went through because of you only, because all these aspects जो कभी मैंने इतना minutely कभी सोची नहीं थी कि there should be provision and there are provisions. So Yes, they are. ये एक informative session था मेरे लिए. Thank you so much for that. Okay, thank you so much, ma'am. In fact, you'll be happy to know that Orissa was amongst the first few states which came up with these ideas and implementation of these ideas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because अगर हम ऐसे बोलेंगे day in and day out, we are facing some or other type of disasters. साइक्लोन तो बहुत ही ज्यादा. साइक्लोन तो कॉमन बात हो गई है. फ्लड्स आर आल्सो वेरी कॉमन इन ओडिशा रीजन. सो हमारा वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग ODRF टीम. Yes, yes. ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम. Yes. Thank you, ma'am. There is. Any other questions?
I think, ma'am, there are no questions. So I extend my thanks to Dr. Priya, madam, once again for a nice lecture. As usually थोड़ा नया concept होता है क्योंकि ये 8 दिन में वो बहुत gender sensitization पढ़े हैं, but this is a new concept regarding disaster management. So There is thank you so some much, comment which has come, ma'am. regarding in the chat box. Disaster refreshers. Dr. Sunil, disaster refresher जरूर Yes. RTM HRDC में करेंगे. Yes, they want the refresher course in disaster management. Yes, disaster we management में भी होता है. Yes, and we are having short-term course in disaster management. Correct, होता है. Yes, मतलब I yes. also go to some. Yes. places. So I extend my thanks to you, madam, on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants for once again engaging such an informative session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for inviting. And I thank all the participants for hearing me so patiently. I hope I was able to come forward with a few wonderful ideas. Yes. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Yes. Thank you all the participants. Now we will move on to the next session. Just let me check. Hello, Dr. Dete sir, are you there?